कैसे वो खेल ढूंढें जिसमें संभावनाएं आपके पक्ष में हों। जिस खेल में संभावनाएं आपके पक्ष में हो उसे सीखना चाहिए। ये प्रेरणा को बनाए रखने और सफल अनुभव करने के लिए महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक रूप से आप हर चीज का सुख ले सकते हैं, लेकिन व्यवहार में उन्हीं चीजों का आनंद उठा सकते हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके पास आती हैं। जो लोग किसी खास चीज में महारत रखते हैं और उसमें प्रतिभाशाली होते हैं, वे उस कार्य में अधिक सक्षम हो सकते हैं और अच्छे काम के लिए प्रशंसा पाते हैं। वे ऊर्जावान बने रहते हैं और चूंकि वे अच्छे वेतन और बड़े अवसरों से लाभान्वित होते हैं, जो उन्हें खुश ही नहीं बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाला कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह अच्छा चक्र है। सही आदत चुनें और उससे प्रगति आसान होती है। गलत आदत चुनी और जीवन में कठिनाई आ जाएगी। आप सही आदत का चयन किस तरह करेंगे? प्रथम कदम वही है जिसे हमने तीसरे नियम, इसे आसान बनाए में शामिल किया था। कई मामलों में जब लोग गलत आदतों को चुन लेते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि उन्होंने ऐसी आदत चुन ली है जो बहुत कठिन थी। जब आदत आसान होती है तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप सफल होते हैं तो आप अधिक संतोष अनुभव करते हैं, हालांकि एक अन्य स्तर पर भी विचार किया जा सकता है। लंबे समय तक आप इसमें आगे बढ़ते हैं और सुधार करते हैं तो कोई भी क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन सकता है। यहीं पर आपको तय करना होता है कि क्या आप सही खेल खेल रहे हैं जो आपकी सामर्थ्य के अनुकूल है। आप उसका पता कैसे लगाएंगे? सबसे आम उपाय है प्रयोग और त्रुटि। स्वाभाविक रूप से इस रणनीति के साथ समस्या है क्योंकि जीवन बहुत अल्प है। आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप हर करियर अपनाकर देखें, हर अविवाहित के साथ डेट करें या हर संगीत वाद्य बजा सकें। सौभाग्य से एक प्रभावी उपाय इस उलझन से निपटने का है और उसे एक्सप्लॉइट ट्रेड ऑफ कहते हैं। किसी नई गतिविधि की शुरुआत में ही अन्वेषण की अवधि होनी चाहिए। रिश्तों में इसे डेटिंग कहा जाता है, कॉलेज में इसे लिबरल आर्ट्स कहा जाता है, व्यापार में इसे स्प्लिट टेस्टिंग कहा जाता है। इसका लक्ष्य कई संभावनाओं को आजमाना, विचारों की विस्तृत श्रृंखला पर शोध करना और एक विस्तृत परिदृश्य रखना होता है। अन्वेषण की प्रारंभिक अवधि के बाद अपना ध्यान सर्वश्रेष्ठ समाधान की ओर स्थानांतरित करें जो आपको मिल गया है, लेकिन कभी कभी प्रयोग भी करते रहें। उचित संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। अगर आप वर्तमान में जीत रहे हैं तो दोहन करते रहें। यदि आप वर्तमान में हार रहे हैं तो आप अन्वेषण जारी रखें। लंबे समय में उस रणनीति पर काम करना ही प्रभावी होता है जो 80 से 90% तक परिणाम देती है और शेष 10 से 20% के लिए अन्वेषण लगातार करते रहें। गूगल ने अपने कर्मचारियों से कहा था कि हफ्ते में अपना 80% ऑफिस के काम के लिए दीजिए और 20% उन प्रोजेक्ट्स पर काम करिए जो उनकी पसंद के हों। इसकी वजह से ही अब तक के सबसे सफल प्रोडक्ट्स एडवर्ड्स और जीमेल बन गए। आदर्श दृष्टिकोण इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय है। अगर आपके पास बहुत समय है, जैसे कोई अपने करियर की शुरुआत में है, तो ज्यादा अन्वेषण करना समझ में आता है, क्योंकि एक बार जब आप सही चीज खोज लेते हैं तो फिर आपके पास इसका दोहन करने का पर्याप्त समय होता है। अगर आपके पास समय कम है, जैसे कि आप समय सीमा में किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो अब तक का सबसे अच्छा समाधान लागू करें और परिणाम प्राप्त करें। जैसे ही आप विभिन्न विकल्पों का पता लगाते हैं तो सवालों की एक श्रृंखला शुरू होती है जो आप अपने आप से लगातार पूछ सकते हैं ताकि उन आदतों और क्षेत्रों तक पहुंच सकें जो आपके लिए सबसे संतोषजनक होंगे। वो क्या है जो मेरे लिए मजेदार बात है लेकिन दूसरों के लिए काम है? आप किसी कार्य के लिए बने हैं या नहीं, इसका संकेत यह नहीं है कि आप उससे प्यार करते हैं, बल्कि यह है कि आप उस कार्य से जुड़े दर्द को अन्य लोगों की तुलना में आसान तरीके से संभाल सकते हैं। जब आप खुद आनंद ले रहे होते हैं तो दूसरे लोग शिकायत कर रहे होते हैं। जो काम आपको अन्य लोगों की तुलना में कम कष्ट पहुंचाता है, वही वो काम है जिसे करने के लिए आप बने हैं। मैं समय का ध्यान क्यों नहीं रख पाता हूं? प्रवाह एक मानसिक स्थिति है। इसमें आप तब प्रवेश करते हैं जब आप अपने कार्य पर इतने केंद्रित हो जाते हैं कि शेष दुनिया धुंधली पड़ जाती है। खुशी और चरम प्रदर्शन का यह मिश्रण एथलीटों और कलाकारों को तब अनुभव होता है जब वे अपने जोन में होते हैं। प्रवाह की स्थिति का अनुभव करना और कार्य का कम से कम कुछ हद तक संतोषजनक नहीं होना लगभग असंभव होता है। एक औसत व्यक्ति के मुकाबले मुझे कैसे अधिक प्रतिफल मिल सकता है? हम लगातार अपने आसपास से तुलना करते रहते हैं और जब ये तुलना हमारे पक्ष में रहती है तो व्यवहार अधिक संतोषजनक रहता है। जब मैंने JamesClear.com लिखना आरंभ किया
तो मेरी ईमेल लिस्ट तेजी से बढ़ गई। मैं ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता था कि मेरे मित्रों की तुलना में परिणाम जल्दी प्राप्त होंगे, जिससे मुझे लिखना जारी रखने की प्रेरणा मिलती चली गई। मेरे लिए स्वाभाविक क्या है? एक पल के लिए इस बात को भूल जाओ कि आपको क्या पढ़ाया गया है, समाज ने आपको क्या कहा है, इसे भी भूल जाओ। दूसरों की क्या अपेक्षा है, ये भी भूल जाओ। अपने भीतर देखो और पूछो, मेरे लिए स्वाभाविक क्या है? कब मैं जीवंतता अनुभव करता हूं? कब मैं वास्तविक स्व महसूस करता हूं? लोगों को खुश करने का कोई भीतरी संतुलन नहीं है। दोबारा अनुमान लगाने या आत्म आलोचना की कोई बात नहीं। बस इसमें उतरते जाने का आनंद लेना है। जब भी आपको प्रामाणिक और सटीकता लगे, समझ लो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्पष्ट कहें तो इसमें से कुछ प्रक्रिया तो भाग्य से होती है। माइकल फेल्प्स और हीकम अल गुरोज भाग्यशाली हैं कि उन्हें ये दुर्लभ गुण जन्म से प्राप्त है, जिसका समाज में बहुत महत्व है, और इनकी गुणों के कारण वे आदर्श माने गए। इस ग्रह पर हमारे पास समय बहुत ही कम है, और वास्तव में महान वही है जो न केवल खूब मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उनका भाग्य भी अच्छा है, जो अवसरों को अपने पक्ष में ले जाते हैं। लेकिन तब क्या करेंगे जब आप इसे भाग्य के लिए नहीं छोड़ना चाहते? यदि आप ऐसा खेल नहीं ढूंढ सकते जिसमें सारे पक्ष आपके समर्थन में हो, तो किसी एक को अपने पक्ष में कर लो। डिल्बर्ट के कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स कहते हैं, हर एक के पास कुछ क्षेत्र रहते हैं जिनमें वे शीर्ष 25% में हो सकते हैं, बस कुछ प्रयास करने होंगे। मेरे मामले में मैं अन्य लोगों के मुकाबले अच्छे से चित्रकारी कर सकता हूं, लेकिन मैं आर्टिस्ट नहीं हूं। मैं उस औसत कॉमेडियन की तुलना में अधिक मजाकिया नहीं हूं जो कभी नाम नहीं कमा पाते, लेकिन मैं ज्यादातर लोगों से ज्यादा मजाकिया हूं। चमत्कार यह है कि कुछ लोग ही अच्छा चित्र बना सकते हैं और व्यंग्य लिख सकते हैं। इन दोनों का संयोजन ही मेरे काम को दुर्लभ बना देता है। और जब मेरे व्यवसाय में ये जुड़ता है, तो अचानक ही मेरे पास एक विषय रहता है जिसे मुश्किल से कोई कार्टूनिस्ट अनुभव किए बिना समझ सकता है। जब आप बेहतर होकर नहीं जीत सकते, तो आप अलग होकर जीत सकते हैं। अपने कौशल का संयोजन करके आप प्रतिस्पर्धा के स्तर को कम कर देते हैं, जो विशिष्ट होना आसान बना देता है। आप नियमों को फिर से लिखकर जेनेटिक लाभ की जरूरत या वर्षों के अभ्यास को शॉर्टकट कर सकते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी उस खेल को जीतने की कड़ी मेहनत करता है जो हर कोई खेल रहा है। एक महान खिलाड़ी एक नया खेल रचता है जो उसकी ताकत के अनुरूप होता है और कमजोरियों से उसकी रक्षा करता है। कॉलेज में मैंने अपने खुद के विषय रचे थे, बायोमैकेनिक्स, जो भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और शरीर विज्ञान का संयोजन था। मैं इतना अच्छा नहीं था कि भौतिकी या जीव विज्ञान में टॉप पर आ सकूं, जो मैंने अपना खुद का विषय बनाया। और चूंकि यह मुझे अनुकूल लगा तो मैंने ये कोर्स इसलिए लिया क्योंकि मेरी इसमें रुचि थी और इसे पढ़ना मुझे काम नहीं लगता था। साथ ही इसमें किसी अन्य के साथ तुलना से मैं बच जाया करता था। क्लास में कोई इस तरह के विषय का संयोजन नहीं ले रहा था, तो कौन कह सकता है कि वह बेहतर है या बदतर? खराब जेनेटिक्स की दुर्घटना से पार पाने का सबसे ताकतवर तरीका विशेषज्ञता है। किसी कौशल में आपकी जितनी अधिक महारत होगी, उतना ही दूसरों को प्रतिस्पर्धा करने में परेशानी होगी। कई बॉडी बिल्डर औसत पंजा लड़ाने वालों से बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन भारी भरकम बॉडी बिल्डर भी पंजा लड़ाने में धूल चाटते हैं, क्योंकि पंजा लड़ाना एक विशेष विधा है। भले ही आप प्राकृतिक रूप से प्रतिभा के धनी नहीं हैं, लेकिन किसी गूढ़ रणनीति में आप सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। उबलता पानी किसी आलू को नरम कर देगा, लेकिन अंडे को सख्त बनाएगा। भले ही आप आलू हो या अंडा, आप इसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ऐसा खेल तय कर सकते हैं जहां नरम या सख्त होना बेहतर हो। यदि आप अधिक अच्छा वातावरण पाते हैं, तो हालात बदल सकते हैं, जहां कुछ चीजें जो आपके विरोध में हैं, वे आपके पक्ष में ढल जाएं। अपने जीन्स से कैसे अधिकतम हासिल करें? हमारे जीन्स खूब मेहनत की आवश्यकता को खत्म नहीं कर सकते। वे इसे स्पष्ट करते हैं। वे हमें बताते हैं कि किसमें कड़ी मेहनत करनी है। एक बार जब हम अपने सामर्थ्य को समझ जाते हैं, तो हम जान पाते हैं कि किसमें समय और ऊर्जा निवेश की जानी चाहिए। हम जानते हैं कि किस तरह के अवसरों की ओर देखना है और किस प्रकार की चुनौतियों से अलग रहना है। जितना हम अपने स्वभाव को बेहतर समझते हैं, हमारी रणनीति अच्छी होती जाती है। जैविक अंतर मायने रखता है, फिर भी यह ज्यादा उत्पादक होता है कि क्या आप अपनी तुलना अन्य लोगों से करने की बजाय इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। किसी खास योग्यता के प्रति आपको सीमाओं के तथ्य का इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि आप अपनी क्षमताओं के शीर्ष पर पहुंच रहे हैं या नहीं।
लोग अपनी सीमाओं के तथ्य में इतने फंस जाते हैं कि वे वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी प्रयास ही नहीं करते। इसके अलावा यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो जीन्स आपको सफल नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये संभव है कि जिम के ट्रेनर के बेहतर जीन्स हो, लेकिन यदि आपने उसकी ही तरह अभ्यास नहीं किया तो ये कहना असंभव है कि आपके जेनेटिक बेहतर हैं या नहीं है। आप जिनकी प्रशंसा करते हैं, यदि उतनी मेहनत आप नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी सफलता को भाग्य बताकर बचे नहीं। संक्षेप में, आपकी आदत लंबे समय तक संतोषजनक बनी रहे, ये तय करने के लिए ऐसा आचरण चुनें जो आपके व्यक्तित्व और कौशल के अनुकूल हो। जो आसानी से प्राप्त हो रहा है उस पर खूब मेहनत करें। अध्याय का सार, सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने की कुंजी है प्रतिस्पर्धा के लिए सही क्षेत्र का चयन। सही आदत अपनाएंगे तो विकास आसान रहेगा। खराब आदत पर जीवन संघर्षमय होगा। जीन्स को आसानी से बदल नहीं सकते, इसका अर्थ है कि अनुकूल स्थितियों में वे जोरदार लाभ देते हैं और विपरीत स्थितियों में वे गंभीर नुकसान करते हैं। आदतें तब आसान रहती हैं जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताओं से जुड़ती हुई होती है। आपके अनुकूल श्रेष्ठ आदतों को चुनें। ऐसा खेल खेलिए जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो। यदि कोई खेल नहीं चुन सकते तो नया खेल बनाएं। जीन्स कड़ी मेहनत की जरूरत को खत्म नहीं कर सकते, वे इसे स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि किस पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए।